नमस्कार। इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम नजर डाल रहे हैं अक्टूबर 2025 के भारत पर, जो भी जानकारी और स्रोत हमारे पास है उनके आधार पर। हमारा इरादा सिर्फ ये नहीं कि खबरें दोहरा दें, बल्कि उनके पीछे के मायने, वो पैटर्न समझें जो शायद पहली नजर में ना दिखें। शुरुआत करते हैं एक हालिया प्राकृतिक आपदा से। इसने पूर्वी तट पर काफी असर डाला है। चलिए बात करते हैं चक्रवात मोंथा की। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में काफी गंभीर स्थिति पैदा हुई। जो जानकारी है उसके मुताबिक दुखद है कि 2 लोगों की जान चली गई और 70,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा। 70,000, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। और विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और उधर ओडिशा में रायगढ़ जैसे जिले वो खासतौर पर प्रभावित हुए लगते हैं। और इसका असर देखे सिर्फ घरों तक नहीं रहा, ट्रांसपोर्ट पर बहुत बुरा असर पड़ा। 90 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल, 32 उड़ानें प्रभावित हुईं। कई सड़कें या तो बंद करनी पड़ी या फिर वन वे ट्रैफिक। स्कूल कॉलेज भी बंद रहे। जाहिर है सुरक्षा के लिहाज से जरूरी था। हाँ, और फसलों को भी भारी नुकसान की खबरें हैं। बिजली के खंभे, पेड़ वो भी बड़ी संख्या में गिरे हैं। मतलब तूफान जबरदस्त था। बिल्कुल। और ये घटना देखिए एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि भारत के जो तटीय इलाके हैं वो क्लाइमेट चेंज के असर के प्रति कितने संवेदनशील हैं। और ये आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट की जो तैयारियां हैं उनकी अहमियत को भी बताती हैं। ये अच्छी बात है, सराहनीय है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमें फौरन हरकत में आई, राहत का काम शुरू किया। हाँ, वो तो जरूरी था। मतलब ये हुआ कि सिर्फ फौरी राहत, मतलब जो तुरंत मदद दी जाती है, वो काफी नहीं है ना? क्या स्रोत इस पर कुछ कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या करने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल। ये जो बार बार आपदाएं आ रही हैं ये साफ इशारा करती हैं कि हमें बेहतर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ऐसे तटबंध, ऐसी इमारतें जो तेज हवाओं और बारिश को झेल सकें, और साथ ही जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, पूर्व चेतावनी प्रणालियां, उन्हें और ज्यादा सटीक और असरदार बनाने की जरूरत है, ताकि लोगों को वक्त मिल सके निकलने का। एग्जैक्टली ताकि लोगों को समय रहते सुरक्षित निकाला जा सके। इसका जो मानवीय और आर्थिक असर होता है वो इतना गहरा है कि हमें सिर्फ रिस्पॉन्स पर नहीं बल्कि बचाव और तैयारी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ये एक सिस्टमिक चुनौती है जिसका सामना करना जरूरी है। सही कहा, बिल्कुल सही। अच्छा, तो प्रकृति इन चुनौतियों से जूझते हुए अब जरा देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, क्योंकि वहां भी कुछ दिलचस्प और शायद थोड़ी विरोधाभासी तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ तो भारतीय आईपीओ बाजार में अरे गजब की तेजी दिख रही है। हाँ वो तो है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जो घरेलू निवेशक है, मतलब हमारे देश के इन्वेस्टर्स, वो इसमें जबरदस्त उत्साह दिखा रहे हैं। आलम यह है, कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि प्रति घंटे लगभग $200 मिलियन की रफ्तार से सब्सक्रिप्शन आ रहा था। $200 मिलियन प्रति घंटा? हाँ। LG इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भारतीय लैब है उसका आईपीओ एक बड़ा उदाहरण बना। महज 6.5 घंटे में $1.3 बिलियन जुटा लिया उसने। कमाल है। और इस साल अब तक, मतलब अक्टूबर तक, 300 से ज्यादा आईपीओ आ चुके हैं और इनसे 1.7 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई गई है। ये आंकड़े तो मतलब चौंकाने वाले हैं। और इसमें भी एक खास बात यह है, जो जानकारी मिली है, कि म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और हम आप जैसे जो रिटेल निवेशक हैं उनकी हिस्सेदारी लगभग 75% है। अच्छा, 75% घरेलू। हाँ, जबकि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, FIIs, वो थोड़ा पीछे हटते दिख रहे हैं, या कहें कि उनकी भागीदारी पहले जैसी नहीं रही। देखिए अगर हम इसे जरा बड़े कैनवस पर देखें तो घरेलू पूंजी पर आधारित ये जो बाजार की ग्रोथ है ये भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते भरोसे का एक साफ संकेत हो सकती है। ऐसा लगता है कि अब घरेलू निवेशक भारतीय कंपनियों के भविष्य पर बड़ा दांव लगाने को तैयार हैं। उनमें वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन इस रिकॉर्ड तेजी के बीच एक चिंता की बात भी है, और वो है मूल्यांकन, मतलब वैल्यूएशन। अच्छा, वैल्यूएशन की चिंता। हाँ, यानी कंपनियों का जो मूल्य आंका जा रहा है, कई एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये कीमतें जरूरत से ज्यादा तो नहीं बढ़ गईं। ये आत्मनिर्भरता की ओर एक अच्छा कदम लग सकता है कि हम अपनी पूंजी पर ज्यादा निर्भर हैं, पर बाजार की स्थिरता और सही मूल्यांकन भी उतना ही जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक बबल, एक बुलबुला साबित हो। लेकिन ये जो घरेलू तेजी है, क्या ये वाकई टिकाऊ है? आपने मूल्यांकन वाली चिंता बताई, इसका ठोस आधार क्या बता रहे हैं? स्रोत, मतलब क्यों है ये चिंता? देखिए,
मुख्य चिंता ये है कि जब बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा, खासतौर पर रिटेल निवेशकों का पैसा तेज़ी से आता है, तो कई बार कंपनियों के फंडामेंटल्स, मतलब उनकी बुनियादी मजबूती देखे बिना ही उनके शेयरों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। भविष्य की उम्मीदों पर ये कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर वो असल कमाई और मुनाफे से मेल नहीं खाती, तो फिर बाजार में अचानक गिरावट का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा। और विदेशी निवेशकों का थोड़ा पीछे हटना भी शायद इसी ऊंचे मूल्यांकन की तरफ इशारा कर रहा हो। इसलिए उत्साह अच्छी बात है, पर सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। तो हाँ, ये घरेलू आत्मविश्वास का प्रतीक है, पर साथ ही बाजार में थोड़ी ओवरहीटिंग का संकेत भी हो सकता है। समझ गए। तो ये तो हुई बाजार की चमक दमक वाली बात। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू वो नीति आयोग की एक ताज़ा रिपोर्ट सामने लाती है, और वो रोजगार के मोर्चे पर कुछ गंभीर सवाल खड़े करती है। हाँ, वो रिपोर्ट मैंने भी देखी। रिपोर्ट कहती है कि सर्विस सेक्टर, जो देश के करीब 63 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, यानी लगभग 31% वर्कफोर्स, उसमें नौकरियां तो बढ़ रही हैं, पर ये बढ़त एक जैसी नहीं है, असमान है। खास तौर पर गांव और शहर के बीच का अंतर बढ़ रहा है। महिलाओं और पुरुषों के बीच रोजगार के अवसरों में फर्क दिख रहा है, और अलग-अलग राज्यों में भी स्थिति काफी अलग है। रिपोर्ट इशारा कर रही है कि शहरी क्षेत्रों में और प्रोफेशनल नौकरियों में तो इजाफा हुआ है, जो अच्छी बात है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नौकरियों उस रफ्तार से नहीं बढ़ी, और काम करने वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी कुछ सेक्टर्स में कम हुआ है। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि आर्थिक विकास का जो फायदा है, वो समाज के सभी वर्गों तक एक समान रूप से क्यों नहीं पहुंच रहा। शहरीकरण और प्रोफेशनल नौकरियों का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पीछे रह रही है और महिलाएं मुख्यधारा में पूरी तरह शामिल नहीं हो पा रही हैं, तो इस विकास को हम समावेशी इंक्लूसिव कैसे कहेंगे? हाँ, ये तो एक तरह का असंतुलन हो गया। बिल्कुल, ये एक असंतुलन पैदा करता है। तो ये आईपीओ वाली चमक एक तरफ और रोजगार में ये असमानता दूसरी तरफ, ये कंट्रास्ट तो काफी बड़ा है। क्या रिपोर्ट कोई रास्ता सुझाती है कि इस असमानता को कैसे कम किया जाए? कोई सोल्यूशन? रोजगार के अवसर बनाते समय ये ध्यान रखा जाए कि महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों को भी बराबर मौका मिले। इसके अलावा स्किल्स की बात की गई है। उत्पादकता बढ़ाने वाले कौशल, खासकर सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, इन पर जोर देने की जरूरत बताई गई है। सॉफ्ट स्किल्स। हाँ, और सबसे अहम बात जो मुझे लगती है वो है कि अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर तालमेल, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ताकि नीतियां जमीनी स्तर पर असरदार साबित हों। सिर्फ विकास का आंकड़ा बढ़ाना काफी नहीं है, विकास कैसा हो रहा है ये ज्यादा जरूरी है। चुनौती यही है कि विकास की तेज रफ्तार के साथ साथ उसका दायरा भी कैसे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। अच्छा, अर्थव्यवस्था की इन दो तस्वीरों के बीच जाहिर है राजनीतिक और नीतिगत मोर्चे पर भी काफी कुछ चल रहा है। यहाँ हम एक बात साफ कर दें कि आगे जो भी बातें हम करेंगे वो पूरी तरह से उपलब्ध स्रोतों और जानकारी पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ उन तथ्यों और विश्लेषणों को सामने रखना है, किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का पक्ष लेना या विरोध करना नहीं। हाँ, ये जरूरी है। तो राजनीतिक गलियारों से जो खबरें आ रही हैं, उनमें प्रधानमंत्री मोदी बिहार चुनाव प्रचार में काफी सक्रिय दिखे। मुजफ्फरपुर की एक रैली, जहां उन्होंने छठ पूजा के कथित अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा। उन्होंने इसे बिहार की गहरी आस्था और संस्कृति से जोड़ा और इसी आधार पर वोट मांगे। विपक्ष पर हमला करने के लिए उन्होंने जंगल राज के 5K, काटा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। 5K। हाँ, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार छठ पूजा को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये दिलचस्प है कि चुनावी अभियानों में सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल वोटरों से इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए अक्सर किया जाता है। छठ पूजा बिहार और पूर्वी यूपी में बहुत गहरी आस्था का पर्व है, और उसे चुनावी भाषण में लाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस तरह की बयानबाजी का मतदाताओं के मन पर क्या और कितना असर होता है, ये हमेशा बहस का विषय रहता है। पर यह दिखाता है कि भारत की राजनीति में पहचान, संस्कृति और धर्म के मुद्दे कितने अहम हैं।
ऐसे मुद्दे मतदाताओं को पोलराइज कर सकते हैं, ध्रुवीकृत कर सकते हैं। ये कुछ वोटरों को पार्टी के साथ मजबूती से जोड़ सकते हैं जो अपनी सांस्कृतिक पहचान को महत्व देते हैं, जबकि दूसरे वोटर इसे विकास और गवर्नेंस जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश मान सकते हैं। अच्छा। असल असर तो चुनाव नतीजों और उसके बाद के एनालिसिस से ही पता चलता है, लेकिन ये तय है कि ये चुनावी माहौल को गरमाने और एक नैरेटिव सेट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। समझ गए। अच्छा, दूसरी तरफ राजनीति और कानून के बीच का एक अहम मामला कर्नाटक से सामने आया है। वहां हाई कोर्ट ने राज्य की कांग्रेस सरकार के एक फैसले को पलट दिया है। हाँ, वो आरएसएस वाला मामला। हाँ बिल्कुल, सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संपत्ति पर आरएसएस समेत कुछ अन्य संगठनों की सभाओं और रैलियों पर रोक लगा दी गई थी। हाई कोर्ट ने इस रोक को असंवैधानिक करार दिया है। अदालत ने अपने फैसले में संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के अधिकार का हवाला दिया है। ये मामला वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नागरिक अधिकारों और राज्य की शक्तियों के बीच का जो संतुलन है उसको दिखाता है। एक तरफ संविधान नागरिकों को अपनी बात रखने और शांति से जमा होने का अधिकार देता है, जिसे फ्रीडम ऑफ असेंबली कहते हैं, तो दूसरी तरफ राज्य को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ वाजिब पाबंदियां लगाने का अधिकार है। अदालत का काम इसी संतुलन को परखना होता है, और इस खास फैसले का असर सिर्फ कर्नाटक और आरएसएस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये देश भर में सार्वजनिक आयोजनों, रैलियों और राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य जो पाबंदियां लगा सकता है, उनकी सीमाओं को तय करने में एक मिसाल, एक नजीर बन सकता है। ये नागरिक स्वतंत्रता के लिहाज से एक अहम न्यायिक दखल है। इस फैसले के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, खासकर पब्लिक डिबेट्स और विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में? इसके कई परिणाम हो सकते हैं। पहला, ये अलग अलग संगठनों को, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, सार्वजनिक जगहों पर अपनी गतिविधियां करने के लिए एक कानूनी आधार को मजबूत करता है, बशर्ते वो शांतिपूर्ण हो। दूसरा, ये राज्य सरकारों को ऐसी पाबंदियां लगाते समय ज्यादा सतर्क रहने और ठोस कानूनी आधार देने के लिए बाध्य करेगा, मतलब मनमाने ढंग से रोक नहीं लगा सकते। सही। तीसरा, ये सिविल सोसाइटी और एक्टिविस्ट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो अपनी मांगों या विरोध को सार्वजनिक रूप से जाहिर करना चाहते हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि ये अधिकार असीमित नहीं है। कानून व्यवस्था या पब्लिक सेफ्टी के नाम पर वाजिब पाबंदियों की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ये बहस तो चलती रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, अब राजनीति से हटकर जरा नीतिगत पहलुओं की बात करें। जी। मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक का एक बड़ा आयोजन हुआ। हाँ, उसकी काफी चर्चा थी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और इस मौके पर मैरीटाइम विजन 2047 पेश किया गया। इस विजन का मुख्य फोकस पोर्ट्स यानी बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाना है। यह आयोजन काफी बड़े स्केल पर हुआ। जानकारी के मुताबिक 85 से ज्यादा देशों के सीईओज, 1 लाख से ज्यादा प्रतिनिधि, 500 से ज्यादा कंपनियां और 350 से ज्यादा ग्लोबल स्पीकर्स इसमें शामिल हुए। वाह, काफी बड़ा इवेंट था। हाँ, और चर्चा के विषय भी काफी व्यापक थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन शिपिंग, डिजिटल पोर्ट्स, ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करना, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र के लिए फाइनेंसिंग जुटाना। लक्ष्य साफ है, भारत को ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र बनाना। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की इतनी लंबी तटरेखा है, हमारी जो समुद्री स्थिति है, वो हमें इसका एक स्वाभाविक दावेदार बनाती है। विजन 2047 एक बहुत महत्वाकांक्षी दस्तावेज लगता है, जो अगले लगभग 2.5 दशकों का एक रोड मैप पेश करता है। ये न सिर्फ ग्लोबल ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए अपार अवसर खोल सकता है, बल्कि रोजगार पैदा करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि इस महत्वाकांक्षा को हकीकत में बदलने के रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ये ब्लू इकोनॉमी का विजन, क्या ये उस आत्मनिर्भरता वाले आइडिया से भी जुड़ता है जो हमने आईपीओ बाजार के संदर्भ में देखा था? मतलब क्या कोई कनेक्शन है? हाँ, कुछ हद तक जरूर जुड़ता है। ब्लू इकोनॉमी पर जोर देना भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने का एक जरिया हो सकता है। बिल्कुल, अपने बंदरगाहों को वर्ल्ड क्लास बनाकर, अपनी शिपिंग क्षमता बढ़ाकर और समुद्री संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत कर सकता है और विदेशी निर्भरता कम कर सकता है। अच्छा, जैसे आईपीओ बाजार में घरेलू पूंजी पर जोर दिख रहा है, वैसे ही यहाँ अपने समुद्री सामर्थ्य पर जोर है।
लेकिन जैसा मैंने कहा, चुनौतियां भी हैं, जैसे पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विकास करना, मतलब ग्रीन शिपिंग, जरूरी तकनीक हासिल करना और उसमें इन्वेस्ट करना, और कुशल लोग, स्किल्ड मैन पावर तैयार करना। इस विजन की सफलता इन चुनौतियों से निपटने पर ही निर्भर करेगी। तो ये अवसर और चुनौती दोनों का मिला-जुला पैकेज है। सही है। अच्छा, नीतियों और बड़ी योजनाओं से हटकर देखें तो तकनीक भी रोजमर्रा की जिंदगी को तेजी से बदल रही है, और इसके भी दो पहलू दिख रहे हैं। एक तरफ सुविधा, दूसरी तरफ खतरा। हाँ, टेक्नोलॉजी का यही है। पहले सुविधा की बात करते हैं। अदानी एयरपोर्ट्स ने अपने हवाई अड्डों पर यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक नया सपोर्ट सिस्टम एरोनॉस लॉन्च किया है। बताया जा रहा है कि इससे यात्रियों को कई तरह की डिजिटल मदद मिलेगी, जैसे टिकट बुकिंग में हेल्प, उड़ानों के बारे में जानकारी, आम सवालों के जवाब, वर्चुअल असिस्टेंट की सुविधा, यहाँ तक कि स्मार्ट बोर्डिंग और डिजिटल हेल्प डेस्क भी। पहले चरण में इसे देश के 6 एयरपोर्ट्स पर शुरू किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट जैसी जगहों पर जहां लोगों की भारी भीड़ होती है, कस्टमर सर्विस में AI के बढ़ते दखल का एक और साफ उदाहरण है। इसके फायदे तो साफ नजर आते हैं। प्रोसेस तेज हो सकता है, यात्रियों को जानकारी आसानी से मिल सकती है, जिससे उनका एक्सपीरियंस सुधर सकता है। हवाई अड्डों पर लगने वाली लंबी कतारें शायद कुछ कम हो सकें। लेकिन जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, नौकरियों पर असर और डेटा प्राइवेसी, क्या स्रोत इन चिंताओं को लेकर कोई समाधान या सावधानी बरतने की बात करते हैं? क्योंकि AI जितनी सुविधा लाता है, उतने ही सवाल भी खड़े करता है ना? स्रोत सीधे तौर पर अदानी के सिस्टम के समाधानों का जिक्र तो नहीं करते, पर ये चिंताएं AI के हर एप्लीकेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। एयरपोर्ट पर AI लागू करने का मतलब है बहुत बड़ी मात्रा में यात्रियों का डेटा इकट्ठा करना और उसे प्रोसेस करना। हाँ, बिल्कुल। इस डेटा की सुरक्षा और निजता, प्राइवेसी, ये सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। जहां तक नौकरियों का सवाल है, ये मुमकिन है कि कुछ पारंपरिक भूमिकाएं कम हो जाएं, लेकिन साथ ही AI सिस्टम को मैनेज करने, उसे बेहतर बनाने और यात्रियों को ज्यादा मुश्किल मामलों में मदद करने के लिए नई तरह की नौकरियों के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। अच्छा। चुनौती संतुलन बनाने की है, तकनीक का फायदा उठाते हुए उसके नेगेटिव असर को कम करना, और उसके लिए सही नियम और सुरक्षा उपाय बनाना जरूरी होगा। सही बात है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे भारत एक साथ कई मोर्चों पर बड़े बदलावों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।